हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में इस टॉपिक में हमें प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर जो पढ़े, जिसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को हम लोग देखे, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप्स के होता है। इसके पहले हम लोग सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, सी प्रोग्रामिंग का हिस्ट्री भी देख चुके हैं, और आज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग का। तो देखिए, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि किस आधार पे आप किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करेंगे जिससे कि हमारा कंपाइलर उसको एक्सिक्यूट करे, तो उसका स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको होता है हैश इंक्लूड stdio.h। ये आपका प्रोग्रामिंग का जो है ना फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम लोग फंक्शन, एक मेन फंक्शन लेते हैं, void main। यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे। यहाँ से हमारा प्रोग्राम का बॉडी स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट हुआ और इसमें हम लोग जो है ना जो भी डिक्लेरेशन पार्ट होता है यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। इसके बाद में एक फंक्शन आता है आपका क्लियर स्क्रीन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। हर एक लाइन का, हर एक इंस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में इसमें जो है ना जो भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग का पार्ट इसमें बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में दे देंगे। उसके बाद में इसमें आउटपुट भी इसी में हम लोग ले लेंगे, और लास्ट में एक आपका फंक्शन आएगा गेट सी एच। तो इस गेट सी एच फंक्शन के बाद जो है ना हम लोग इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। ये हो गया आपका बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। कहाँ से? तो ये कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ और कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ। जितना भी आपका प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो सब इस बॉडी के अंदर में ही आएगा, जिसमें हम लोग 2 फंक्शन को नेसेसरी लिए हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। इसका मीनिंग क्या है हम लोग समझेंगे। अब ये हो गया कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम को जब आप डेवलप करने जाएंगे तो आपका ए स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हो गया हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। 2 आपका जो है ना एक हेडर फाइल हो गया, void main फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया, और मेन का जो है ना ये बॉडी ऑफ द प्रोग्राम हो गया। अब एक एक करके हम लोग इसको डील करते हैं कि इसका मीनिंग रियल में होता क्या है। देखिए, सबसे जो पहला लाइन है, ये इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। प्री प्रोसेसर कमांड। और जो सेकंड लाइन है इसका भी मीनिंग वही होता है, क्या हो गया? प्री प्रोसेसर कमांड हो गया। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया? प्री प्रोसेसर कमांड। अब यहाँ पे जो हैश है, ये हैश, इसे हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और प्री प्रोसेसर का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रोसेसर है और पहले प्री लगा हुआ है। दैट मीन्स कि प्रोसेस करने से पहले। ये हो गया हैश का मीनिंग। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, और यहाँ पे ये जो है ना फंक्शन है stdio.h। तो std का मतलब इसमें होता है स्टैंडर्ड। std मीन्स हो गया स्टैंडर्ड। यहाँ पे i है तो i को बोलते हैं इनपुट, और o हो गया आपका आउटपुट। अब इसमें एक और फाइल है यहाँ पे .h है। .h को क्या बोलते हैं और इसका मीनिंग क्या है? देखिए, .h का मतलब होता है हेडर फाइल। h का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे हेडर फाइल। अब इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे .h आप क्यों लगाए हैं? तो देखिए, कंप्यूटर में बहुत तरह के फाइल्स होते हैं, और उस फाइल्स को पहचानने के लिए उसमें एक्सटेंशन नाम लगा हुआ रहता है। जैसे किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाम रखा जाता है, और उसके नाम से ही उसकी पहचान बनती है कि वो गर्ल्स है या बॉयज है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कंप्यूटर में बहुत तरीके के फाइल्स होते हैं। जैसे आपका वर्ड फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया,
जेपीजी फाइल हो गया जिसमें फ़ोटो हम लोग ओपन करते हैं। तो कई फाइल हैं, तो उस फाइल्स को पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम दिया गया है। और एक्सटेंशन जैसे कि पीडीएफ का .pdf, अगर एक्सेल खोलते हैं तो .xls, अगर वर्ड खोलते हैं .docs, अगर आप जेपीजी खोलते हैं तो .jpeg उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है, जिससे हम लोग पहचानते हैं कि ये फाइल किस फॉर्मेट में ओपन होगा और हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये हेडर फाइल है कि यहाँ पे .h क्या है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन नेम है। अब इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या हो गया, पूरे लाइन का मीनिंग क्या हो गया, ये प्री प्रोसेसर क्या है, कमांड है। ये है आपका प्री प्रोसेसर कमांड, ये पूरे लाइन का मतलब हो गया प्री प्रोसेसर कमांड। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज अ प्री प्रोसेसर कमांड दैट टेल्स टू द कंपाइलर before execution of program, before preprocessor, that means before execution of program, include a standard input output header। यह प्री प्रोसेसर कमांड है जो कंपाइलर को ये बोलता है कि आप जो है ना प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को शामिल कर लीजिए। एक बार फिर से, यह एक प्री प्रोसेसर कमांड है जो कंपाइलर को ये बोलता है कि आपको प्रोग्राम को स्टार्ट करने से, एक्सक्यूशन स्टार्ट करने से पहले शामिल करना है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ठीक उसी प्रकार से हमारा दूसरा लाइन है यहाँ पे हैश इंक्लूड .h। तो यहाँ पे आई मीन्स इनपुट हो गया, ओ मीन्स आउटपुट, .h मीन्स हेडर फाइल। यहाँ पे CON है, तो CON का मतलब होता है कंसोल, और कंसोल का मतलब होता है आउटपुट। तो इसमें जो भी फंक्शन होंगे, अब देखिए studio.h हेडर फाइल में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसको आप जब शामिल कर लेते हैं तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली आपको यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे .h में भी बहुत सारे फाइल हैं जो इसको पहले से उसमें डिफाइन किया गया है, उसको आपको ऑटोमेटिकली यूज कर लेना है जब शामिल करेंगे तब। तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल किस में है, studio.h फाइल हेडर फाइल में। और जो कुछ आउटपुट से संबंधित यानी कि कंसोल से संबंधित कुछ फंक्शंस हैं जिसको रखा है कहाँ पे, आपको .h में। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों प्री प्रोसेसर कमांड्स हो गया। दोनों लाइन इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश दे रहा है कंपाइलर को कि आपको प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट करने से पहले इन दोनों लाइन को इंक्लूड कर लेना है, जिससे कि आपको बहुत सारे फाइल्स और जो फंक्शन है आपको अवेलेबल हो जाएंगे यूज करने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे प्रोग्राम का कंपाइल करने में और रन करने में। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे दोनों लाइन क्या है, इंस्ट्रक्शन है, कमांड लाइन प्रोसेसर है, और ये बोलता है कंप्यूटर को आपको एक्सक्यूशन करने से पहले। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या सर अभी तक इसका एक्सक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ प्रोग्राम का, तो नहीं, यहाँ तक इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हमारा एक्सक्यूशन स्टार्ट यहाँ से होता है, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एवरी सी प्रोग्राम ऑलवेज बिगिंस एक्सक्यूशन फ्रॉम मेन फंक्शन। प्रत्येक सी प्रोग्राम अपना एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से। उसके पहले आप क्या लिखे हैं उसको वहाँ से एक्सक्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ, वहाँ से वो रीड कर रहा है सिर्फ कि आप क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देख रहा है, लेकिन अपना एक्सक्यूशन जो होता है प्रोग्राम का वो स्टार्ट कहाँ से करता है, ऑलवेज मेन फंक्शन। ऑलवेज ध्यान रखेंगे, ऑलवेज मेन फंक्शन से प्रोग्राम एक्सक्यूशन स्टार्ट करता है। अब यहाँ से स्टार्ट किया, अब ये हमारा डेटा टाइप्स हैं जिसका मतलब होता है नथिंग। इसको हम लोग फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन भी क्या है, एक फंक्शन है। वहाँ पे फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे कि फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट एक्सिक्यूट और परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, जिसको हम लोग फंक्शन चैप्टर में भी बढ़िया से पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सिर्फ इसका डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। तो ये वॉइड को भी हम लोग वहाँ पे फंक्शन चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, और डेटा टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से इस मेन फंक्शन का ये बॉडी है, यानी कि इस पूरे प्रोग्राम में जो मेन है, हेड है, वो कौन हो गया, मेन फंक्शन हो गया। अब इसके अंदर में आप जो कुछ भी आप लिखेंगे उसको जो कंपाइलर जो है ना आपका वेरिफिकेशन करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल का मतलब होता है कि उसमें से एरर को फाइंड करना, एरर चेक करना कि वो एरर में उसमें है कि नहीं है।
तो यहाँ पे आप जो है ना डिक्लेयर करेंगे, फिर यहाँ पे जो है ना आप उसमें से प्रोसेसिंग करेंगे, फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा और गेट सी एच। और इसमें दो फंक्शन हम दिए हुए हैं, एक क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के समय में एक स्क्रीन आपको ओपन रहेगा, ठीक है ना। ये आपको इनपुटिंग स्क्रीन हो गया, इनपुट स्क्रीन, इनपुट स्क्रीन जहाँ पे आप प्रोग्राम को लिखेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब आप कंपाइल करके रन करेंगे तो रन करने के बाद एक अलग स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ब्लैक कलर में एक अलग स्क्रीन। इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन और कंसोल स्क्रीन। अब इन दोनों स्क्रीन का क्या मीनिंग है? तो इसमें जो भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो उसमें अवेलेबल हैं इस हेडर फाइल में, वो सारे आपके इनपुट फाइल पे यानी इनपुट स्क्रीन पे काम करते हैं। लेकिन जो Kuni.h में जो फाइल है जैसे कि क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच, ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे काम करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है आउटपुट का? तो रिजल्ट हमको यहाँ पे शो करेगा, लेकिन कोडिंग हम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोनों का जो इंटरफेस ओपन होगा वो अलग अलग होगा। जब आप प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे, रन करेंगे और आंसर दिखाएगा तो उसके लिए एक नया विंडोज आपको ओपन हो जाएगा, नया इंटरफेस ओपन होगा। तो इस नए इंटरफेस पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाए जिसमें हमको ऐड करना है 5+7, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका 12। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे 7-3, तो इसका क्या आंसर जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन 5×3, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 15। अब देखिए, अगर आप प्रोग्राम में, आप अपने प्रोग्राम में यदि क्लियर स्क्रीन को यूज नहीं किए हैं और फिर चौथा प्रोग्राम आप इसमें बनाएंगे और उसका आंसर देखेंगे तो चौथा आंसर दिखाएगा, यानी कि पहला आंसर भी दिखाएगा, दूसरा आंसर भी दिखाएगा, तीसरा आंसर भी दिखाएगा और चौथा आंसर भी दिखाएगा। एक्चुअल में क्लियर स्क्रीन जब आप लगाएंगे तो आपको अगर इसका देखेंगे तो सिर्फ इसी का दिखाएगा, दूसरे वाला का देखेंगे तो सिर्फ इसी का दिखाएगा, तीसरे वाला का देखेंगे तो सिर्फ इसको दिखाएगा, इन दोनों को नहीं दिखाएगा। मतलब क्या हो गया? जस्ट लाइक जैसे रूम में हम लोग एवरीडे झाड़ू लगाते हैं जिससे कि हमारा रूम साफ हो, ठीक उसी प्रकार से ये आउटपुट स्क्रीन पे झाड़ू लगाने का काम करता है। इसका नाम ही है क्लियर स्क्रीन, CLR से क्लियर, SCR से स्क्रीन। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को हमेशा जब जब आप रिजल्ट देखते हैं उसके बाद फिर से वो क्लीन कर देता है, कि फिर जब आप डिस्प्ले करेंगे कोई नया प्रोग्राम तो उसका जो आउटपुट दिखाएगा रिजल्ट, वो सिंगल उसी का आंसर दिखाएगा। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन आपका पहले वाला भी आंसर दिखाएगा और अभी वाला भी आंसर दिखाएगा। तो क्लियर हो गया कि क्लियर स्क्रीन आपके आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करने का काम करता है, फ्रेश करने का काम करता है, जिससे कि आपका पार्टिकुलर प्रोग्राम का पार्टिकुलर आंसर शो हो जाए स्क्रीन पे। नेक्स्ट आपका फंक्शन है गेट सी एच। अब ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये क्या करता है? तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म GET मतलब गेट, गेट मीन्स होता है पाना, CH दैट मीन्स की कैरेक्टर। ये क्या करता है कि जब आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम आप रन करवाए तो ये आंसर आ गया 12 आ गया, ठीक है। अब 12 आ गया तो ये अगर आप गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाएंगे तो आंसर आएगा, चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक इसको लगाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि ये आपके आउटपुट को, स्क्रीन को रोक करके रखता है, यानी कि जो आपका रिजल्ट वाला स्क्रीन है उसको रोक करके रखेगा। कब तक रखेगा? तो गेट कैरेक्टर, जब तक कीबोर्ड से कोई आप की नहीं दबाएंगे तब तक आपके आंसर को वो शो करते रहेगा, स्क्रीन पे दिखाते रहेगा। जैसे ही आप कोई भी की दबाएंगे उसको वो एक कैरेक्टर मान लेगा और फिर जो है ना आपके इनपुट स्क्रीन पे आ जाएगा और ये स्क्रीन आपका ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा। तो ये गेट सी एच दैट मीन्स कि आपके आउटपुट यानी रिजल्ट वाले स्क्रीन को रोक के रखता है जब तक कि आप उसको हटाए ना, यानी कि कोई की दबाएंगे आप कीबोर्ड से तब उसको एक कैरेक्टर वो मान लेगा और मानने के बाद जो है ना वो एग्जिट कर जाएगा और आ जाएगा इनपुट स्क्रीन पे। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि आपके आउटपुट स्क्रीन को, इसको जो है ना हमेशा साफ सफाई करते रहता है। ओके, तो ये दोनों फंक्शन का मीनिंग है जो आपको प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको आएगा। और ये दोनों का हम लोग मतलब समझ ही लिए, मेन क्या हमारा फंक्शन है और ये भी क्या फंक्शन है, भी क्या फंक्शन है। हमेशा प्रोग्राम का एक्सक्यूशन स्टार्ट होता है कहाँ से? मेन फंक्शन से। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब इस पे जो है ना आप किसी प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि यदि हमको प्रोग्राम बनाना हो, यदि सम ऑफ 2 नंबर्स, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इंटीजर a = 5 b = 7 एंड c यहाँ पे ले लेंगे। हमारा डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, क्लियर स्क्रीन हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट में प्रोसेसिंग कर देंगे
सी इक्वल टू ए प्लस बी, हमारा सी में रिजल्ट आएगा 5 + 7 12। और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी, यहाँ हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पे हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा कितना 12। बस यही आपको एक लाइन यहाँ पे जोड़ देंगे, ये प्रोसेसिंग यहाँ पे जोड़ देंगे और प्रिंट एफ यहाँ पे जोड़ देंगे, आपका जो है ना, और ये दोनों ये सब रहेगा। तो ये हो गया, यानी कि सारे प्रोग्राम में ये सभी रहेंगे। आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे आपको इनपुटिंग करना है, प्रोसेसिंग करना है और यहाँ पे आउटपुट करा लेना है और क्लियर स्क्रीन गेट से आपको लगा देना है। बस आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इससे संबंधित जो है ना कुछ प्रश्न को बना करके देखेंगे और इसमें और 2 फंक्शन हम लोग यूज करेंगे बार बार, जैसे प्रिंटएफ हो गया और स्कैनएफ हो गया। तो ये जो है ना किस हेडर फाइल में होता है और इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, और हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। जैसे क्लियर स्क्रीन गेट से ये आपको kune.h फंक्शन में मिलता है। प्रिंटएफ और स्कैनएफ जो है ना आपको studio.h हेडर फाइल में मिलता है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है, इसका PDF जो है ना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रॉब्लम के साथ प्रोग्रामिंग से। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।